ये दंगा एक साजिश के तहत, ये पूरा माहौल एक साजिश के तहत जो कराया गया है, या कोई साजिश करने जाएगा कि कैसे मैनेज किया जाए, कैसे नुकसान पहुंचाया जाए मस्जिद को, यही साजिशें तो होती हैं। ये संभल के मसले को मैं ऐसे देखता हूँ, एक केस फिर से उसी टीम ने जो हर केस हारने के लिए बनी है, उसने उसी प्रकार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो बात मैं बार बार बोलता हूँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, एक ग्राउंड तैयार किया कि हम इस केस को भी हार जाएं। लेकिन किस्मत से वहाँ जो उन्होंने वकील किए, अब आप मेरी बातों को सुन के समझ लो कि मैं कुछ लोगों वकीलों के नाम ले लेके बता रहा हूँ कि आरएसएस के लोग हैं, तो उस वजह से एक अच्छे वकील को उन्होंने कर लिया जो कि ईमानदार भी है और काबिल भी है, तो उन्होंने आज का दिन बचाया और उन्होंने एक अच्छा ऑर्डर लाया, वरना आज ही उल्टा कांड हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधे ना जाके, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ, वहां पे जाओ, तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन वकील साहब की मेहनत की वजह से और उनकी अच्छी बहस की वजह से ये कहा कि तब तक हम तुम्हें एक स्टे दे देते हैं कि वो चीज़ जो है, जो सर्वे रिपोर्ट है वो उसमें रखी जाएगी सील्ड कवर में, और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं होगी। ये आज हमारा किस्मत से अच्छा दिन था। ट्रायल कोर्ट के मतलब सर्वे पर जो पब्लिकली जो ओपन होना था वो नहीं होगा, लेकिन जो हाई कोर्ट जा सकते हैं वहाँ से 3 दिन में, ये कहा गया कि 3 दिन में देना होगा, उन्हें फैसले की सुनवाई करनी होगी, 3 दिन में ख़त्म करनी होगी। तो इसको कैसे देखते हैं? फिर हाई कोर्ट भी तो इसमें फिर इन्वॉल्व हो गया है। नहीं, तो हमने तो कहा यही है ना, पहले ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर हमसे अगर जो बात असली करने की थी, पहले ट्रायल कोर्ट में जाना है, वहीं पे इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन लगनी चाहिए थी ना, तुरंत लगाई नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए। चांसेस इस बात के होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर बार ये कहता है पहले तुम प्रॉपर चैनल से आओ, तो वो हारने के लिए गए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वहाँ वकील ने इतनी मेहनत करके, जो वकील ने बहस की, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी की नहीं, बाकी तो हारने गए थे, और इस बार मुझे भी चुप करा देते कि हमने तो सबसे अच्छा वकील कर लिया जो आपकी नज़र में भी अच्छा है। तो ये उस साजिश के तहत गए थे, लेकिन क्योंकि वो वकील इतने अच्छे हैं, उन्होंने बचा लिया सबको, गलतियों को भी उन्होंने ढांप लिया। तो लेकिन अब असली लड़ाई तो फिर वहीं होनी है ना, संभल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में होनी है। वहां क्या कारनामे करेंगे ये अभी नजर आ ही जाएगा। उसमें एक आ जा रहा हिंदू पक्ष भी जाकर के उसमें दाखिल करेगा कि हमारी पक्ष भी सुनी जाए। नहीं, वो तो सबकी पक्ष तो सुनी जाती है ना, ये तो बिल्कुल मैं इस बात का खुद समर्थन करता हूँ, पक्ष तो सुना ही जाएगा ना। यही बात तो हम बोल रहे हैं कि संभल का जो ऑर्डर था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया, वो पूर्ण रूप से गैरकानूनी था, क्योंकि ऐसा कोई इमरजेंट या इमरजेंसी की सिचुएशन थी नहीं ना। इसी बात के लिए तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोअर कोर्ट के फैसले को, तो वो तो उनको मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन अब असली लड़ाई वही होनी है ना, असली लड़ाई उस बात की होनी है जिसके लिए अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया, और वो ये है कि ये दंगा एक साजिश के तहत, ये पूरा माहौल एक साजिश के तहत जो कराया गया है, उसके पीछे दोषी और जिम्मेदार कौन है, उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। वो है, कुछ लोगों ने वो भी केस डाले हैं आधे अधूरे, जो तंजीमें हमारी, क्या क्या नाम है उनके, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसका भी अंजाम आप देख लोगे क्या हुआ, बिना तैयारी के, बस नाम कमाने के लिए डाल देना है, अंजाम कुछ भी हो। उनके पहले कितने केसेस में क्या फैसले हुए हैं और उनके साथ जो लोग हैं उनका अंजाम क्या हुआ है। उमर खालिद का क्या अंजाम हुआ है। एपीसीआर तो उसी तंजीम को आती है ना जिसके वो फादर जिसमें मेंबर हैं। ये उमर खालिद का केस कौन सा सीरियसली लड़ रहे हैं, ये बता दीजिए मुझे। तो जो अपने बेटे के लिए ईमानदारी से केस नहीं लड़ पा रहा है, वो दुनिया के लिए क्या लड़ेंगे। तो ये है असलियत। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के मतलब ऊपर अब विश्वास पैदा हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस आदेश के बाद, क्या लगता है? देखिए, फिर वही बात, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, व्यक्तियों के ऊपर विश्वास और अविश्वास करते हैं। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति जो काम करेगा, जो वो काम करेगा, उसकी तारीफ या बुराई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करे, जैसे आज उन्होंने एक अच्छा ऑर्डर पास किया तो ये ऑर्डर अच्छा है, उनका ये कार्य अच्छा था। अब वो कल बुरा करेंगे तो ऐसा नहीं ना कि उन्होंने वो काम अच्छा किया था तो अब वो सारे काम बुरे कर लेंगे, ये बिल्कुल चीज़ मान्य नहीं है, और ये गैर लॉजिकल इलॉजिकल बात है, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ, जो बुरा काम करे उसकी बुराई। वारसिप एक्ट जो है 1991 का, वो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है सुनवाई करेगा, इस मामले में भी कुछ दखल देगा, बातें करेगी, आगे होंगी? अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से जिन लोगों ने वो केस डाल रखा है वो उसको किस तरह परस्यू करते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मथुरा मस्जिद जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका केस हम कर रहे हैं, तो उसमें
ये इशू आ रहा है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो इशू मथुरा में भी, मथुरा के केस में वो फाइनली डिसाइड हो जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मथुरा में क्योंकि सबसे मुश्किल केस अगर कोई है तो वो मथुरा है। उसकी वजह भी है कि ये जो टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए जो आरएसएस और बीजेपी की तरफ से उतारी गई है और संभल में भी उतारी गई है, वो सारी टीम मथुरा में भी है। और उसके अलावा ऐसी ही 17 टीमें और आरएसएस ने उतार रखी हैं मथुरा शाही ईदगाह के खिलाफ। तो वो 18 गुना या 17 गुना मुश्किल काम है। लेकिन अब उसमें क्योंकि ईमानदारी से और मेहनत से काम हो रहा है तो उसमें अभी तक हम लोग, आज भी वो डेट लगी हुई थी, आइटम 24 हमारा था और 35 जो ये संभल का था, तो उसमें जज साहब ने डेट दी है अभी आगे की कि आज हमारे पास, क्योंकि इतना ये हमें लंबी बहस सुन के फैसला करना है तो हम इसको आज नहीं किसी और दिन करें। हिंसा वाले मुद्दे पर संभल में जो हिंसा हुई जिसमें मौत जाने गई हैं, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अब उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से उसमें क्या जांच हो पाएगी और कौन है इसके पीछे, मंशा क्या थी जिन लोगों ने ये सब? जो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो आरएसएस के कहने पे जाएंगे। इस केस में भी मैं वही बता रहा हूँ। अब वहाँ भी कोई अच्छा वकील होगा तो थोड़ा बहुत बचा लेगा, वरना ये हारने के लिए ही सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। पहले सबूत क्या है इनके पास? सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएंगे? अब जो लोग जा रहे हैं उनके साथ तो वो लोग भी हैं। और आज मुझे इतना धक्का लगा, एक समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं रामपुर से, वो, उनको तो मुझे जानकारी प्राप्त हो ही चुकी थी 4-5 दिन पहले से कि वो अंजनी कुमार जो हैं, जो इस साजिश के रचने वाले हैं, और इसी साजिश के नहीं, इससे पहले कई साजिशों के रचने वाले हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनगिनत केस, शिकायतें हैं जिनके खिलाफ, जो सिक्किम कार्डर्स के हैं और 10 साल से यहाँ पे पूरी तरीके से एक आश्चर्यजनक तरीके से जमे हुए हैं इसी एरिया में, ये मुरादाबाद मंडल वाले एरिया में। उनके साथ उनके इतने घनिष्ठ संबंधों वाले पिक्चर्स मैंने देखी है कि मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि वो मेरे भी क्लाइंट रहे हैं जो रामपुर के एमपी हैं, कि इनका असली चेहरा ये है। मैं खुद धक्के में आ गया। और आज जो संभल के एमपी हैं वो उनके साथ खड़े होकर पार्लियामेंट में जब वो इस संभल के बारे में बोल रहे थे तो मुझे उससे भी धक्का लगा कि ये दोनों भी एक हैं क्या? ऐसे व्यक्ति को साथ खड़े करके, क्योंकि जग जाहिर है कि अंजनी कुमार के बहुत क्लोज हैं, उनके साथ खड़े होकर अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो मुझे आज से संभल के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे शक पैदा हो गया कि ये क्या रामपुर के एमएलए के साथ मिलके अंजनी कुमार जी के साथ तो नहीं मिले हुए। तो ये चीजें हैं, हमें एक एक व्यक्ति से सवाल करना है जब बचना। संभल की जनता इतनी बहादुर है, इतनी संविधान की रक्षा करने वाली है, इतनी ईमानदार है, तो उसके नेताओं को भी उसी अनुरूप से बहादुर, संविधान की रक्षा करने वाला, और उनका कैरेक्टर बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। किसी अंजनी कुमार जैसे नेता के साथ तो उनको मतलब ऑफिसर के साथ तो उन्हें नजर भी नहीं आना चाहिए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के पास काम क्या है? भ्रष्टाचार के अलावा कोई क्यों जाएगा? या कोई साजिश करने जाएगा कि कैसे मैनेज किया जाए, कैसे नुकसान पहुंचाया जाए मस्जिद को? यही साजिशें तो होती हैं, और ये साजिश ज़्यादातर ऐसे लोग ही करते हैं जो कि भीतरघात करते हैं। तो ये मुझे आज संभल के एमपी से भी बहुत बड़ा धक्का लगा। योगी सरकार की कार्रवाई कैसे देखते हैं? जो वसूली और पोस्टर चिपकाना ये सब हो रहा है, जो पत्थर दंगाई है वहाँ की, ऐसा ये भी आप उन लोगों से पूछिए जो कह रहे थे, क्योंकि बुलडोजर का प्रयोग भी किया जाएगा ऐसा भी संभल में बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किया जाएगा। मैं बोल तो रहा हूँ, बोल तो रहे हैं। ये तो उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए ना जो खूब अपने कार्यक्रम की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हमने बड़ा जबरदस्त ऑर्डर ले लिया बुलडोजर के खिलाफ। अब क्या हो गया? मैंने तो तब भी बोला था, काम जब होगा, मजबूत काम वो होता है जब जो गैर कानूनी काम किया है, जिन लोगों ने बुलडोजर चलाया है, उनको जेल भिजवाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, जब होगा। अब योगी जी के बारे में ये बोलते रहे कि ये गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई ना करें तो क्या फर्क? फटकार तो सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को लगाया, वहाँ की यूपी पुलिस को लगाया। योगी फटकार से कुछ नहीं होता, फटकार से कोई फर्क पड़ गया? अभी के अभी आप जाओ संभल, फोन करके पता करो किसी से, वहां पे पुलिस का अत्याचार उतना ही हो रहा है जो आज से पहले, जो मतलब इस ऑर्डर से पहले हो रहा था। कोई रुका? वहां पे अभी भी रातों को रेड्स हो रही हैं, महिलाओं को रातों को तंग किया जा रहा है। जो वो पुलिस अधिकारी नहीं हुए ना, वो तो अपराधी हुए। वो उगाई का काम चल रहा है। 800 लोगों के नाम ले, ये 800 की फिगर अंजनी कुमार जी को कहां से मिली थी? 850 नहीं, 750 नहीं, 753 नहीं, 754 नहीं, 800 द्रोह करते हैं, मतलब उनके साथ गद्दारी करते हैं। ये ताकत की वजह है। अगर इन लोगों के खिलाफ सीधी, सच्ची और ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई हो तो एकदम कानून के दायरे में रह के और इंसाफ से कार्य करेंगे, भले ही उनके राजनीतिक नेता उनसे कुछ भी कह रहे हैं।
अब तो ये दरगाह का जो मसला है इसमें इसके संभल के बाद वहाँ पर भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया आज की इस सुनवाई को लेकर के कि शिव मंदिर है उसके नीचे जो दावा किया गया है। कैसे देखते हैं ये परत दर पर मतलब आए दिन इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जो सर्वे कराने की बात और ये सारी चीज़ें। जो लोग इस प्रकार की शरारत और बेईमानी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करके अपनी मजबूत कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरफ के लोग जो हैं वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई अच्छी करते ही नहीं, ना कोई विरोध करते हैं, दिखाने के लिए ज़रूर करते हैं, पैसे इकट्ठे करने के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं करते। या तो वो उनको डर लगता है और या फिर वो मिले हुए हैं, तीसरा कोई रीज़न हो नहीं सकता। तो दोनों ही सूरतों में उन लोगों को बदला जाना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह के जो एक खादिमों की कमेटी है उसका मैं भी लीगल एडवाइज़र हूँ। मैंने खुद आगे से फ़ोन करके बोला था, वो कह रहे हैं अभी तो हम 20 तारीख को देखेंगे। तो मुझे इतना दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया एक तरीके से कि आप लोग कह रहे हो अभी कोई परवाह नहीं है। हाँ, हमें तो पार्टी नहीं बनाया, पीछे से काम हो जाएगा। वो कह रहे हमें पार्टी नहीं बनाया, अब हम 20 तारीख को देखेंगे क्या होता है। तो इस प्रकार की जब होगा तो वो लोग जो है, जो देश और संविधान के दुश्मन हैं, वो तो अपनी कार्रवाई पूरी ताकत से और अपने पक्ष की ईमानदारी से कर रहे हैं, और आप लोग सो रहे हो या मिले हुए हो या डरे हुए हो। तो आप ये कह रहे हैं पुख्ता सबूत है उनके पास, हिंदू पक्ष के पास, कि वहाँ पे मंदिर था है? उनके पास जीरो सबूत है। जीरो मतलब जीरो ही है, लेकिन वो अपना झूठ इतनी ताकत से लड़ते हैं उसके लिए कि सच को भी बौना कर देते हैं। क्योंकि सच के साथ जो खड़े हैं लोग, सच के पक्ष में जो खड़े हैं, वो डर रहे हैं, बेईमान हैं, या फिर लालच में आए हुए हैं, या समझदार नहीं है। तीनों ही सूरतों में नुकसान तो इन दरगाहों का, मस्जिदों का होगा। तो ऐसे लोगों को हटा के ईमानदार लोगों को अपना नेता कायद बनाना पड़ेगा। फिर देखिए आप कि ये इस प्रकार की सारी घटनाएं तुरंत रुक जाएंगी। लेकिन एक दावा जो बौद्ध धर्म के लोग भी कर रहे हैं कि बुद्ध स्थल है ऐसी जगहों पर, उसके तो साइंटिफिक प्रूफ हैं, उसके तो साइंटिफिक प्रूफ हैं, और वो मस्जिदों पे नहीं है कहीं भी। वो बुद्ध विहार के लिए बोल रहे हैं, और उस बुद्ध विहारों की जगह पे 80,000 से भी ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। अभी जब वो कहानी शुरू होगी, वो कार्रवाई शुरू होगी, वो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, और उनकी जो मैंने स्टडी की है, उनके दावों में तो सच में दम है। ये मस्जिदों के बारे में जो कार्रवाई हो रही है उसमें तो कोई सबूत नहीं है, कोई मतलब कुछ भी सबूत नहीं है। लेकिन बुद्ध के पास तो अकबरनामा, बाबरनामा आ जाता है। बुद्ध स्थल के लिए कौन सा जो है इस पुख्ता सबूत है? अब मैंने इस पर स्टडी की है, पुख्ता सबूत ही है, और वो खुद मंदिरों के अंदर से प्राप्त होगा सब। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने उसकी स्टडी कर ली है, हम लोग तैयार हैं। बस इंतजार इस बात का है कि कुछ लोग अच्छे मिलके इन सभी के लिए कानूनी कार्रवाई करें। और अब तो कोर्ट कह ही रही है, 1947 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, तो कोर्ट में तो अभी वो चल रहा है ना ये सब काम, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब असली जो असल में अत्याचार हुआ है उसको भी अब न्याय में तब्दील किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या सबूत सामने है, और क्या क्या सबूतों की बुनियाद पे किस किस मंदिर में बुद्ध विहार बिल्कुल एस्टैब्लिश होगा। तो देश क्या अब इसी में फंसा रहेगा, मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, या फिर अब इससे निकल पाएगा? ये इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी अब देश? ये तो आरएसएस और बीजेपी ने देश को इसमें फंसाया है। हम लोगों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के पास है, ना सिख कम्युनिटी के पास है, ना मुस्लिम कम्युनिटी के पास है, ना ईसाई कम्युनिटी के पास है, ना सिखों के पास है, ना एससी के पास है, ना ओबीसी के पास है, ना एसटी के पास है। हमारे पास तो चॉइस ही कुछ बची नहीं ना। हमें तो घेर लिया, बेईमानी से मशीनों के जरिए चुनाव जीत लिए, और हम सब लोगों के हक अधिकार हाईजैक कर लिए। अब हमारे पास चॉइस क्या है कि हम इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकलें, इन लोगों को बाहर निकालें, मशीनों को हटाएं। फिर एक बेटर सरकार आएगी तो वो ये सब चीज़ें नहीं करेगी। वो देश की तरक्की के बारे में सोचेगी, वो देश को जो है नौकरियां दिलवाने के बारे में नौजवानों को सोचेगी, 5 किलो के लिए लोग मोहताज ना हो जाएं उसके बारे में सोचेगी। लोग मतलब अपनी जीवन यापन करने के लिए खुद अच्छे खासे पैसे कमाएं, अपना अच्छा जीवन जिएं, क्योंकि देश में तो इतनी ताकत है ना। सिर्फ अडानी अंबानी को सब लोगों का हक लूट के ना दे दे, ये 80 करोड़ लोगों का हक लूटा हुआ ही तो ये अडानी अंबानी के पास है देश का, जिसकी वजह से उन लोगों को 5 किलो अनाज के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है। ये है असलियत, वरना सबके सब लोग अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। अडानी जी के यहाँ कपड़े उतर जाएंगे अगर उनसे जो उन्होंने चोरी करके पैसा कमाया है मोदी जी के साथ, अगर उनके लिए सही कानूनी कार्रवाई हो जाए।